बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। जो लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त देख रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए करें। आज के इस व्लॉग में बहुत सी अहम चीजें हैं। इन अहम चीजों में इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती, उनके बहुत ही करीबी साथी ने बताई कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी। एक ऐसा सर्वे आया है जो हैरान कुन है। मतलब जिस आदमी का नाम लेने पर पर्चा कट जाता है वोट उसी का होगा, ये वो सर्वे है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। और इसके अलावा असद उमर साहब के हवाले से सियासत से उन्होंने किनारा कशी कर ली, ये सब आप लोगों को पता है, सारी डिटेल आप लोगों तक पहुंची हुई है। क्या ऐसी वजह बनी कि अचानक असद उमर की तरफ से सोशल वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पे सियासत से अलग होने का ऐलान किया गया? अचानक से ऐसी क्या वजह सामने आई कि असद उमर के जमीर ने उसकी इजाजत नहीं दी और असद उमर साहब ने यह फैसला किया कि वो छोड़ देंगे, सियासत को किनारकशी कर लेंगे। और एक और डिकोसलाबाजी वो ये है कि बनीगाला के साबिक इंचार्ज हैं इनामुल्लाह शाह, उनका एक इंटरव्यू हुआ है सलीम साफी साहब के साथ जिरगा के अंदर। सवालों जवाबों का जो तनासुब है उसका कुछ पोस्टमार्टम करेंगे और तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एक बड़ा ही हंगामी किस्म का सर्वे आया है और सर्वे एक ऐसी जगह से आया है जहां से कोई सोच नहीं सकता कि वोट किसी दूसरी मुखालिफ सियासी पार्टी को मिलेगा। ये कहते हैं कि अपने घर के अंदर लंका ढह जाती है, तो इस वक्त नून लीग की अपने घर के अंदर लंका ढह गई है। जो लोग तो लाहौर के हदूद अरबा से वाकिफ है, लाहौर के हलकों से वाकिफ है, लाहौर की पॉपुलेशन और उनका जो मूड होता है हमेशा से उन पुरानी जगहों से वाकिफ है, जो पुराने इलाके हैं लाहौर के, पुराना लाहौर कहलाता है। ये पूरा पुराना लाहौर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का था, शरीफ फैमिली का था। ये जो सर्वे आया है वहां पे हर एक, मैं कहूंगी हर दूसरा भी नहीं, हर एक आदमी जिससे पूछा गया, जिससे बाकायदा तौर पे सर्वे किया गया, ये वो सर्वे नहीं था जो ट्विटर के ऊपर बाकायदा से वोट परचेज करने के बाद लोगों की आंखों में धूल झोंकने के हवाले से किए जा रहे हैं। जो हकीकी तौर पे सर्वेज हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बीट करना नामुमकिन है। मुश्किल तो अलग है, नामुमकिन है। इमरान खान साहब को बीट नहीं किया जा सकता। मगर ये एक जो सर्वे है ये धर्मपुरा का है। धर्मपुरा एक ऐसा इलाका है, जो लोग लाहौर से वाकिफ है उनको पता है कि ये पूरा नून लीगी हल्का है। ये पूरा इलाका नून लीग का, इस्लामपुरा हो गया, धर्मपुरा हो गया और इस तरह के मिलते जुलते जितने इलाके हैं वो सारे के सारे पक्के नून लीगी है। मगर धर्मपुरा के अंदर ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है। यहां पर लोगों ने वोट, हर एक आदमी ने वोट किसका? इमरान खान का। वोट किसका? पीटीआई का। वोट किसका? उस आदमी का वोट जिसका नाम लेने पे पर्चा कट जाता है। ये वो लाइनें थी, धर्मपुरा ने हिला के रख दिया। वो कहते हैं कि 50% पे भी आप आके तो किसी के साथ मुकाबले पे खड़े हो जाते हैं। ये सरासर झूठ है। 50% का कोई मार्जिन ही नहीं बचा। अब यहाँ पे 110 की भीड़ चल रही है। 10% वोट है नून लीग के, 100% वोट जो है, ये 90% जो वोट है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और जिन लोगों ने वोट देने से इनकार किया है उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जब जेल से बाहर आएगा वोट उसका। एक आदमी ने कहा, वो खंबा खड़े और एक दूसरी तीसरी चीजों का नाम जो मैं कि ऑनियर नहीं ले सकती, उसने कहा कि इमरान खान जेल से किसी को भी खड़ा करे वोट उसका। वोट पीटीआई का है। ये धर्मपुरा की आवाम ने फैसला दिया है और नाकाबिले यकीन सर्वे है। मतलब कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जिसने कहा कि नून लीग का है। दो बंदों ने कहा जी नून लीग का है, और जिन लोगों ने पीटीआई का, वो इतने ज्यादा जज्बाती थे वो लोग सारे के सारे। और इसमें कोई भी मनपसंद किस्म की राय शामिल नहीं करवाई गई। ये बिल्कुल बाकायदा वाशगाफ तरीके से आंखों के सामने पूरा का पूरे सर्वे हुआ है और इसमें कोई मनपसंद लोग शामिल नहीं थे। अमूमन ऐसे इल्जामात भी लगते हैं। तो धर्मपुरा का जो सर्वे वो बड़ा जबरदस्त है। सर्वेस के ऊपर जावेद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक मंतक दी है, मगर उस मंतक का भी मैं जवाब देना चाहूंगी। जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि जो सर्वे होते हैं, या जो सोशल मीडिया पे सर्वेस, आजकल सर्वेस का सीजन चल रहा है, तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये वो सर्वे होते हैं जो करवाए जा रहे होते हैं, यूट्यूबर सहाफी भी करा रहे हैं, और इन सर्विस के अंदर जो है सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक इमरान खान की मकबूलियत है। ये जावेद चौधरी साहब के अल्फाज हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान को 2/3 भी नहीं बल्कि पूरी अक्सरियत ही इमरान खान की होगी। ये सोशल मीडिया की हद तक है, मगर उन्होंने कहा हकीकत इससे बड़ी मुख्तलिफ होती है। हकीकत में हल्के शामिल होते हैं, उम्मीदवार शामिल होते हैं, रियासत शामिल होती है, इदारे शामिल होते हैं, इलेक्शन कमीशन शामिल होता है। क्यों? इमरान खान ने इन लोगों से अपनी बना के नहीं रखी, खास तौर पे रियासत से
जीत के लिए इलेक्शन में रियासत के साथ आपके जो मामलात है वो दुरुस्त होने बड़े जरूरी, ये कहना जावेद चौध साहब का। मेरा इख्तलाफ जावेद चौध साहब से है। जावेद चौध साहब ने शायद वो सर्विस देखी है जो इस वक्त से सोशल मीडिया की जीरत बने हुए हैं। जावेद चौध साहब ने उन सर्वेस को नहीं देखा जो बाकायदा हलकों के अंदर जाके पब्लिक के साथ फेस टू फेस किए जा रहे हैं, और इसमें कोई मनपसंद वेबसाइट शामिल नहीं, कोई मनपसंद चैनल इसके अंदर शामिल नहीं है। ये वो आम चैनल है जो कि हलकों के अंदर जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे की आंख के अंदर लोगों की आवाज उनकी तस्वीर के साथ देख रहे हैं कि वोट किसका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट करने जाना है। यकीनी तौर पे रियासत के साथ मामला दुरुस्त होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, सरवत वलीम हो, जावेद चौधरी हो या कोई भी दूसरा आदमी हो, सबके रियासती मामला दुरुस्त होने चाहिए। हाँ, अगर ये बात है कि जी इलेक्शन कमीशन से मामला दुरुस्त होने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन अवाम के और सियासतदान के दरमियान होता है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, इलेक्शन को करवाना। अगर हर कोई फरीक है या पार्टी बाजी है, तो फिर इसमें तो वही जमात जीतेगी जो आपको माल पानी दे रही है। तो मेरा ख्याल में जावेद चौध साहब इन अपनी तज्जियात या इन अपनी सोच के अंदर गलत साबित हो रहे हैं। दूसरे एक और मामला, आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था, और इस इंटरव्यू के दौरान जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था और जिसके ऊपर जरा भी तामुल नहीं किया आरिफ अलवी साहब ने, मैं कहूंगी वो जवाब रियासत के मुंह के ऊपर तमाचा है, या वो जवाब जो है रियासत तो नहीं बल्कि उन इदारों और उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। आरिफ अलवी साहब ने जो जवाब दिया है वो बड़ा ही जबरदस्त था, सोचने वालों के लिए बड़ा कुछ है उस सवाल के जवाब के अंदर। सवाल हुआ एंकर की तरफ से, समर अब्बास थे, उन्होंने आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया, तो समर ने सवाल किया कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी सियासी गलती क्या है जो इस नैच में पहुंच गए। तो आरिफ अलवी साहब ने तामुल नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो ये समझ बैठा था, गलती कर बैठा था समझने की, कि शायद सबसे बड़ा आइन मुकद्दम है और आइन की अमलदारी ही रियासत के अंदर पनपती। उस आदमी ने आइन के ऊपर अमल किया, कानून के ऊपर अमल किया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं कहूंगी कि वो लोग जिन्होंने आरिफ अलवी साहब को सुना, या वो लोग जो आइन और कानून के रास्ते में रुकावट बने, उन लोगों के मुंह के ऊपर ये एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ है कि एक आदमी जो मुल्क में आइन कानून रियासत की बालादस्ती की बात कर रहा है, आपने समझा दिया उसको और उसके मानने वालों को कि कुछ नहीं है, ये गलती है तुम्हारी अगर तुम समझते हो कि आइन सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब ने वो कहते हैं कि वो पहेली सुलझा दी है जिसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा था कि आखिर इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती क्या की है। अब एक और चीज है, असद उमर साहब अचानक से सियासत से क्यों गायब हो गए। असद उमर साहब की गिरफ्तारी हुई, जब वो रिहा हुए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के ओहदे छोड़ रहा हूं मगर मैं पीटीआई के अंदर शामिल रहूंगा। ये असद उमर साहब की स्टेटमेंट्स थी। तो असद उमर साहब ने जब ये कहा कि जी मैं पीटीआई में तो शामिल रहूंगा, उसके बाद हमने देखा कि असद उमर के ऊपर सख्ती भी आई, नरमी के चांसेस बस इतने थे कि वो दोबारा से जेल में नहीं गए, दोबारा से उनके कुछ वारंट्स भी अरेस्ट के आ रहे थे सामने। अचानक ऐसी क्या वजह बनी कि असद उमर चले गए? वो वजह सामने आ गई, एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो बड़ी तहलका खेज है, बड़ी हंगामा खेज है, और इस वीडियो के अंदर जो है वो अली नवाज अवान और उनके साथ कुछ साहब है उनको देखा जा रहा है। अली नवाज अवान की ये जो वीडियो आई है इसमें पता चल रहा है और वो बयान कर रहे हैं कि वो पिछले 2-2.5 महीने के से या 3 महीने से जो है वो जंगलों के अंदर है, जंगलों के अंदर से अपना वो खाने पीने का गुजर बसर कर रहे हैं। हालात इतने कशीदा है कि वो जंगल से बाहर नहीं आ पा रहे। फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, असद उमर ने सियासत छोड़ दी। अब असद उमर और अली नवाज का जो एक मेल नजर आ रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। जो खबर है इस वक्त वो ये है कि अली नवाज अवान साहब जो है पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से सिर्फ एक बंदे के साथ राब्ते में थे और वो थे असद उमर साहब। असद उमर के साथ वो मुसलसल राब्ते में थे, जो ये इस वक्त मुसद्दका खबरें आ रही हैं सामने। असद उमर साहब के साथ वो मुकम्मल तौर पे राब्ते में थे, और ये अब इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगी मुसद्दका है मगर ऐसा तासुर जा रहा है मजबूती के साथ, वो ये है कि असद उमर साहब रिहा हो गए थे, वो मुकम्मल तौर पे नजरों के अंदर थे, और गालिब इम्कान है कि उनका जो टेलीफोन था, उनका जो मोबाइल था, वो भी मुकम्मल तौर पे ट्रेस हो रहा था, चाहे इसका किसी को नॉलेज नहीं था। अब चूंकि असद उमर साहब और अली नवाज अवान मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ राबते में थे, तो वहीं से मुखबरी हुई है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि जी असद उमर साहब ने मुखबरी की है। असद उमर साहब ने अगर मुखबरी करनी होती
تو کئی مہینے پہلے وہ مخبری کر دیتے. اور اسد عمر صاحب، جن لوگوں نے اسد عمر کو دیکھا ہے، اسد عمر کے ساتھ بات چیت کی، اسد عمر کے ساتھ کام کیا ہے، یا اسد عمر کو کسی حد تک کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی جانتے ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ اسد عمر جو ہے ایک گریسفل آدمی ہے، باضمیر آدمی ہے، گریسفل آدمی ہے، کسی پر کیا دباؤ ہے وہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اسد عمر کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے موبائل کو ٹریس کرتے ہوئے علی نواز امان کی اور ایک اور صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دل برداشتہ ہوئے. جو اطلاعات ہیں، میں اس کو مصدقہ نہیں کہوں گی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب تک اسد عمر صاحب سامنے آ کے اس پوری حقیقت کو بیان نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ خائف بھی تھے اس بات پہ، رنجیدہ بھی تھے، افسردہ بھی تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے علی نواز امان کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے ویری نیکسٹ، اس سے بالکل اگلے دن اسد عمر صاحب جو تھے انہوں نے مکمل طور پہ لوگوں کا، عوام کا، اپنے حلقے کا، پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. تو میرے خیال میں ایک گریسفل آدمی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ ایک بوجھ جو اس کے ضمیر پہ ہے، اس کے دل کے اوپر ہے، کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے اوپر ایسی مشکلات کھڑی ہوئی ہے. اور آزاد ریاست کے اندر ہے کہ اگر وہ مکمل طور پہ اسد عمر کو لگتا ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک آزاد شہری ہوتے ہوئے بھی ہم مکمل ٹریس ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ایک پرائیویسی ایک عام آدمی کو، ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ انہوں نے دل برداشتہ ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی سمیت، کسی پی ٹی آئی کو تو چھوڑ رہے ہیں مگر کسی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں جا رہے. تو میرے خیال میں اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب کا جو آڈیو پیغام اسد عمر کی سیاست سے کنارہ کشی کی بات سامنے آیا ہے، وہ دل دہلانے کے لیے کافی ہے. وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو یہ سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں ہمارے ملک میں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ بانٹ رہا ہے، چاہے وہ پولیس بانٹ رہی ہے، چاہے وہ عدالت بانٹ رہی ہے، چاہے میں بانٹ رہی ہوں، کوئی بھی بانٹ رہا ہے، یہ محب وطن کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. محب الوطنی جو ہے، آپ کی حب الوطنی آپ کے دل سے پھوٹتی ہے. اور سارا آپ لوگوں نے ان کا پیغام سنا ہوگا. جو ایک لائن جس سے میرے دل کو چھوا، جس سے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا میں کہوں گی، وہ یہ تھی کہ علی محمد خان صاحب نے یہ ایک سوال بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ انہوں نے بڑے دکھے دل کے ساتھ بات کی ہے کہ اگر پاکستان زندہ باد کہنا، انہوں نے اپنے دادا پردادا سب کی باتیں کی، عمران خان صاحب کے والد کی بات کی، بڑے بڑے لوگوں کی بات کی جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنے رول کو پلے کیا تھا. تو اس میں جو آخری ان کا جملہ تھا وہ دل دہلانے کے لیے بھی کافی ہے، آپ کے دلوں کو ایسے چیرتا ہوا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان زندہ باد کہنا ایک غداری ہے. یہ علی محمد خان صاحب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اگر پاکستان زندہ باد کہنا ہے غداری ہے تو ہماری قبروں کے اندر سے بھی پاکستان زندہ باد کی آوازیں آئیں گی. اگر یہ ہمارے پہ جو غداری کے پرچے کٹ رہے ہیں، ہم تو پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ہم پاکستان کی فلاح کے لیے نکلے تھے. اگر ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اور ہم مافیاز کے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ایک غداری ہے، تو انہوں نے کہا ہماری قبروں سے بھی اس طرح کی آوازیں آئیں گی. یہ نعرے ہماری قبروں سے بھی نکلیں گے، ہمارے جسموں سے نکلتے رہیں گے پاکستان زندہ باد. اور ایسی غداریاں انہوں نے کہا 100 دفعہ 1000 دفعہ ہمیں قابل قبول ہے، ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے. تو میرے خیال میں جو سیاست کے اندر ماحول ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. اور ایسی صورت میں 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ قابل دید بھی ہوگا، ناقابل یقین بھی ہوگا اپنے نتائج کی حد تک، مگر اس کو دنیا، پاکستان کی عوام، بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز، ہمارے جتنے بھی ہیں، وہ تمام لوگ تب اس کو ایکسیپٹ کریں گے جب اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ اسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جس طرح سے اس وقت نون لیگ اور دوسری جماعتوں کو مل رہی ہے. تو لیٹس سی کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے، اور جو سیاست کے اندر ہونے والے ہچکولے ہیں، سیاست کے اندر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.